आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों को आज बात करनी है मुख्यमंत्री के बारे में और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में। जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख दो होता है, एक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख और दूसरा होता है वास्तविक। तो यहाँ पर आपने देखा है कि राज्य में जो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है उसको हम लोग राज्यपाल कहते हैं, और इसके अलावा जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है उसी को हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के बारे में आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले के जितने टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उसको आप रिवाइज करिए और अच्छे तरीके से उस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करिए, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने पेट एग्जाम 2023 में अच्छा कर सके और अच्छे तरीके से आप सवालों को टैकल करने की कोशिश भी करिए, क्योंकि अभ्यास ही वो एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने सवालों को अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब आप अभ्यास नहीं करते हैं, रिहर्सल नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आता हुआ सवाल भी आप गलत कर जाते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मुख्यमंत्री होता है इसका प्रावधान अनुच्छेद 164 में किया गया है, यानी कि अंडर आर्टिकल 164 राज्य मंत्रिपरिषद का ये प्रधान होता है और राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंसर आपको लगाना होगा कि वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। और अगर आपसे पूछा जाए नाम मात्र का प्रमुख, तो वहां पर आंसर आप लगाइएगा राज्यपाल को, है ना, क्लियर। और इसी तरीके से अगर केंद्र में पूछा जाएगा कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन है, तो वहां पर आपको लगाना रहेगा राष्ट्रपति। और अगर वहां के लिए यानी कि केंद्र के लिए अगर वास्तविक पूछा जाएगा तो आप मुख्यमंत्री की बजाय किसको लगाएंगे, प्रधानमंत्री को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ये सवाल आपको कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा ये टेक्निकल टाइप का प्रश्न होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इसकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की विवेकी शक्तियाँ क्या कहती हैं, इसको जरा आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं हो तो वहां पर राज्यपाल जो होता है वो अपनी विवेकीय अधिकार का प्रयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हों और विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो, तो इन तीन कंडीशन में राज्यपाल क्या करता है कि अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। आमतौर पर राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करेगा, तो सामान्यतः क्या होता है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मुख्यमंत्री हमेशा विधानसभा अर्थात निचले सदन का ही सदस्य हो, वो उच्च सदन का भी सदस्य हो सकता है। आर्टिकल 64 में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। योग्यताओं की अगर बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य अर्थात चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो विधान परिषद का हो, अगर किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं है तो भी वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक विशेष पॉइंट आपके लिए ये है, मुख्यमंत्री की योग्यता का निर्धारण करते समय विधानसभा के सदस्यों की योग्यता को ध्यान में रखा जाए, अर्थात मुख्यमंत्री की योग्यता और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता दोनों के आधार पर मुख्यमंत्री की योग्यता का निर्धारण किया जाए। कार्यकाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सामान्य तौर पर ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। मुख्यमंत्री का वैसे तो कोई भी ये कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है। मुख्यमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है कि जब तक उसका विधानसभा में बहुमत दल का नेता है, और अगर मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है
तो राज्यपाल उसे हटा देंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, चाहे हम लोग मुख्यमंत्री की बात करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो उसको निचले सदन में अपना बहुमत बनाए रखना होगा। यानी कि तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक वो निचले सदन में अपना बहुमत बनाए रखने में सफल होता है, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यह राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री के संदर्भ में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यहाँ पर एक जरूरी बात यह भी है, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे या राज्यपाल जब तक चाहे। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखिए। और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र जो होता है वो राज्यपाल को देता है। शपथ की अगर बात करते हैं तो ये राज्यपाल के सामने शपथ लेता है या फिर राज्यपाल के द्वारा अगर कोई नियुक्त व्यक्ति है तो उसके सामने ये शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री पद की भी शपथ लेता है और गोपनीयता, इन दोनों की शपथ जो है वो अलग अलग लेता है। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए, मुख्यमंत्री की अगर हम लोग वेतन और भत्तों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते होते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्य के बराबर ही मिलता है। भत्ता अलग से मिलता है, चिकित्सा सुविधा अलग से मिलती है, आवास जो होता है वो निःशुल्क होता है। मुख्यमंत्री का वेतन जो होता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अलग अलग राज्यों में विधानमंडल अलग अलग है, इस तरीके से मुख्यमंत्री का वेतन भी, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन आप जानते हैं कि अलग अलग ही होता है। अब आप यहाँ पर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमको कि सबसे ज्यादा किस राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन होता है और सबसे कम किस राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन है। दोनों सवालों का आंसर हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अनुच्छेद 164 के बाद 163 की बात हम लोगों को करनी है। यहाँ पर क्या होता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक राज्य मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक इसी तरीके से आपने देखा था आर्टिकल 74, वहां पर किस बात का जिक्र किया गया था, आर्टिकल 74 और इससे पहले आर्टिकल 53। तो 53 में आपको प्रावधान किया गया था कि केंद्र की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों को राज्य मंत्रिपरिषद कहते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री शामिल है, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार है और उप मंत्री होते हैं। आर्टिकल 164 का पहला क्लॉज क्या कहता है कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है इस बात को अपॉइंटमेंट जो करेगा वो राज्यपाल करेगा और सलाह कौन देगा, तो मुख्यमंत्री सलाह देता है। 164 के फोर्थ क्लॉज में ही है कि राज्य के मंत्रियों की योग्यता क्या होगी, तो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य अर्थात विधानसभा या विधान परिषद यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के लिए मंत्री वो रह सकता है। 164 के तीसरे क्लॉज में है कि राज्य के मंत्रियों की शपथ का क्या प्रावधान है, तो राज्य के मंत्री जो हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल उनको शपथ दिलवाता है। और राज्य के मंत्री जो होते हैं वो पद और गोपनीयता की अलग अलग शपथ लेते हैं। चूंकि इनके पास भी क्या होता है, पद की शपथ तो लेते ही लेते हैं, लेकिन साथ में संबंधित मंत्रालय का जो गोपनीय बातें होती हैं उसकी भी शपथ इनको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पद की भी शपथ लेते हैं और गोपनीयता और इन दोनों की अलग अलग शपथ लेते हैं। यहाँ पर राज्य के मंत्रियों के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो राज्य के मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत होते हैं। इनका त्यागपत्र किसको देंगे, तो अपना त्यागपत्र ये किसको देंगे, राज्यपाल को देते हैं। और इसके अलावा 164 के 5th क्लॉज में वेतन और भत्ते दिया गया है, तो ये अलग अलग सदस्य के बराबर ही होते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य के बराबर होते हैं। भत्ता अलग से और चिकित्सा सुविधाएं इनको अलग से प्रदान की जाती हैं। अब यहाँ पर 164 में राज्य मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा अच्छा होता है, अक्सर इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो राज्य मंत्रिपरिषद होते हैं ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन या फिर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि हमेशा बहुमत कहाँ पर सिद्ध करना होता है, निचले सदन में बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। 164(1)(a) में आपको क्या दिया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद का आकार, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैक्सिमम मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकता है 15% हो सकती है, और इस बात का प्रावधान किया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 में इसका प्रावधान किया गया। अब इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पर विधानसभा की सीटें बहुत कम हैं, वहां मुख्यमंत्री को शामिल करके 12 सदस्य की होनी चाहिए राज्य मंत्रिपरिषद। अब आप जरा सोचिए कि अगर मंत्रिपरिषद बहुत छोटी हो जाए, 12 लोग ही केवल मंत्रिपरिषद रहें, वैसे भी आप जानते हैं कि सदन में माननीय लोग बहुत कम बैठते हैं, बहुत कम पहुंचते हैं। अब उसमें मान लीजिए कि अगर 12 से भी कम हो जाए, मान लीजिए कि अगर हम लोग बात कर लें सिक्किम की, तो वहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 32 है, और 32 का अगर 15% आप निकालेंगे तो 32 का 15% कितना हो जाएगा, 32 का 15% अगर आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद अब आप देखेंगे तो बहुत कम इनकी संख्या हो जाती है, और बहुत कम संख्या अगर है तो 4-6 लोग अगर हैं, अब मान लीजिए 4-6 लोग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गायब हो जाएं, अब कंडीशन क्या बनेगी कि मुख्यमंत्री ही क्या रहेगा, वही अपना अध्यक्षता भी करेगा, वही अपना बहस भी करेगा, वही सवाल भी पूछेगा। तो संख्या यहाँ पर एक मेंटेन की गई है कि जो मैक्सिमम होगी वो कितना होगा, विधानसभा में कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो 12 रखा गया ऐसे राज्यों के लिए जहां पर सदस्य संख्या बहुत कम है। तो ये बात आप थोड़ा सा माइंड करिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहां पर देखना है, एक शब्द होता है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी और महाधिवक्ता जो होता है, ये दोनों के दोनों आप ध्यान रखिएगा कि ये विधिक सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी की अगर बात करेंगे तो ये केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है, और इसके अलावा अगर महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो ये राज्य सरकार का वैधानिक सलाहकार होता है। लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज एडवोकेट जनरल। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यहां से आप देखेंगे इसका काम क्या होता है, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सवाल आपको सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। भारत सरकार को विधि के मामलों पर यह सलाह देता है। राष्ट्रपति विधि से संबंधित जो भी कार्य सौंपते हैं वह सारा कार्य महान्यायवादी करता है, और भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सुप्रीम लीगल ऑफिसर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर लगाएंगे किसको, महान्यायवादी को। नियुक्ति इसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। योग्यताएं वही होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। सैलरी इसकी राष्ट्रपति डिसाइड करता है, और काम जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना काम करता है। अब इसके लिए देखिए अधिकार और कुछ मर्यादाओं की बात की गई है। इसके क्या अधिकार होते हैं और क्या मर्यादाएं होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देखेंगे संसद की कार्यवाहियों का या फिर संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने का ये अच्छा पॉइंट आपके लिए होता है। जो भी महान्यायवादी होगा वो संसद की कार्यवाहियों में, संसद की अगर संयुक्त बैठक हो रही है उसमें भाग लेने बोलने का अधिकार। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी जो होता है वो दोनों सदनों में से कहीं पर भी बैठ सकता है, वहां पर बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। बट एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। ये मतदान जो है नहीं कर पाएगा, और वजह आप जानते हैं वजह क्या होती है, चूंकि यह सदन का सदस्य नहीं होता है। मतदान करने का अधिकार किसको मिलेगा सदन में, जो सदन का सदस्य होगा केवल उसी को मिलता है।
महान्यायवादी जब संसद की कार्यवाहियों में वो भाग लेता है तो एक संसद सदस्य के समान उसको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी के अलावा कानूनी अधिकारी महान्यायिक अभिकर्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं और जो महान्यायवादी के सहायक के रूप में काम करते हैं। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसकी नियुक्ति जो होती है वो विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आमतौर पर महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहयोग करने के लिए कौन होता है? तो सॉलिसिटर जनरल होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी के निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं है, लेकिन वह न तो भारत सरकार को सलाह देगा न ही मुकदमे की पैरवी करेगा। अब यहाँ पर ध्यान आपको रखिएगा कि भारत में महान्यायवादी का पद जो है वो विधिक है, जबकि ब्रिटेन में इसको हम लोग पॉलिटिकल मानते हैं। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। सॉलिसिटर जनरल की अगर बात करेंगे तो कानूनी या न्यायिक सलाहकार भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। ये भी एक अच्छा सवाल आपको मिल सकता है। कहने का मतलब है कि महान्यायवादी अगर चाहे तो अपनी वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ ऐसी कोई भी प्रैक्टिस वो नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि महान्यायवादी का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और महान्यायवादी भारत में एक लीगल पोस्ट होती है, जबकि ब्रिटेन में यह एक पॉलिटिकल पोस्ट के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट में आप देखिए महाधिवक्ता की बात है, तो ये इसका प्रावधान आर्टिकल 165 में है, जो कि ये स्टेट का है और ये राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी है। सरकार का, राज्य सरकार का विधिक या कानूनी सलाहकार भी होता है। राज्य सरकार को अगर किसी विधिक मामले पर सलाह चाहिए होती है तो वो किससे लेता है? एडवोकेट जनरल से। राज्यपाल विधि से संबंधित जो भी कार्य वो सौंपते हैं वो सारा कार्य महाधिवक्ता को करना होता है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है, बट सलाह किससे लेगा? मुख्यमंत्री से। जो आपने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा है सारी की सारी बातें आप केंद्र से कंपेयर कर दीजिए, आपको सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी। योग्यता कौन सी होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होना चाहिए। वेतन कितना होना चाहिए? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित। और इसमें क्या इसके अधिकार होंगे? तो सेम वही सारे अधिकार होंगे जो आपको महान्यायवादी को मिला है। मतलब कि महाधिवक्ता भी राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में या फिर किसी समिति में नाम शामिल है तो उस समिति में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। महाधिवक्ता जब राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है तो एक राज्य विधानमंडल के सदस्य के समान उसको सुविधाएं मिलती हैं और राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी। हम लोगों ने बात कर लिया महान्यायवादी के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद देखिए अब आपको पढ़ना है राज्य विधानमंडल। साथियों, यहाँ पर राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करने चल रहे हैं, सबसे पहले आपको वो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति पढ़ा है, ठीक वही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी देखनी है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, कंपेयर करेंगे तो आप जल्दी से चीज़ों को समझ भी पाएंगे। सबसे एक जरूरी बात यहाँ पर ये है कि जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि संसद जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रीय विधायिका कहते हैं। और इसका प्रावधान आपको कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 79 में किया गया है। अब जरा आर्टिकल 79 में आपको जोड़ना कितना है? 89। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 168 में किस बात का प्रावधान है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्य विधायिका का प्रावधान आपको कहां पर मिल जाता है? तो आर्टिकल 168 में इसका प्रावधान आपको देखने को मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो हम लोगों ने 89 अभी ऐड किया है
तो केंद्र के किसी भी प्रावधान में आप 89 ऐड करते जाएंगे तो वो आपको सेम जो प्रावधान किया गया है वो राज्य के संदर्भ में आपको मिलता रहेगा। अब देखिएगा जरा, तो आर्टिकल 168 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल होगा और कुछ राज्यों में 2 सदनों से और कुछ राज्यों में 1 सदन से इसका निर्माण होता है। राज्य विधानमंडल में क्या-क्या शामिल होते हैं, तो राज्यपाल है, विधानसभा है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी यहाँ पर मौजूद होता है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां पर एक नाम उसका विधानसभा होगा और दूसरे का नाम क्या होगा, विधान परिषद होगा। सामान्य तौर पर विधानसभा जो होता है उसको हम लोग निचला सदन कहते हैं या फिर इसी को लोकप्रिय सदन कहते हैं। और केंद्र में जब इसी को कंपेयर करना होगा तो आंसर यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, जैसे राज्यों में विधानसभा है उसी तरीके से केंद्र में लोकसभा होती है और दूसरे का नाम क्या होगा, विधान परिषद। आर्टिकल 168 में विधान मंडल की बात की गई है और जब विधान मंडल की बात करेंगे तो वहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल ये तीनों शामिल होते हैं विधान मंडल में। और विधान परिषद की बात करेंगे तो आर्टिकल 169 में और आर्टिकल 170 में विधानसभा का प्रावधान है। अब यहाँ पर देखिए विधानसभा के बारे में, तो इसके कई सारे नाम होते हैं, जिस तरीके से लोकसभा के अलग अलग नाम आपने देखे थे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे इसके नाम आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप देखें तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन भी इसको कहते हैं। राज्य की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व होता है यहाँ पर। विधानसभा के सदस्य जो होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। विधानसभा का जो गठन होता है वो आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग होता है। किसी भी राज्य में विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो कितना होगी, 500 और मिनिमम कितनी होगी, 60 से कम वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने देखा था लोकसभा में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती है और वर्तमान में कितना है, तो 543 है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर। कहने का मतलब ये हो गया कि 500 से 60 के बीच में ये वेरी कर सकता है। और इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। एक्सेप्शन कहाँ पर है, विधानसभा में 32 सीटें मात्र हैं, मिजोरम में मात्र 40 हैं और गोवा में मात्र 40 सीटें यहाँ पर हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60, लेकिन मिनिमम में भी यहाँ पर 3 अपवाद हैं। सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 और गोवा में 40 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 राज्यों में विधानसभाएं हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर सीटों की संख्या की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में 70 सीट हैं विधानसभा के, पुडुचेरी में 30 है और जम्मू कश्मीर में 114 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 403 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। अनुच्छेद 333 के अनुसार अगर राज्यपाल की राय में विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन का प्रावधान है तो नहीं है तो वहां पर सदन को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन 104वां संविधान संशोधन आपको हमने बताया था लोकसभा के बारे में भी आर्टिकल 331 के अंतर्गत, तो उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है, ये इसको याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी विधानसभा की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटी विधानसभा की बात करेंगे तो वो होता है पुडुचेरी। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर, तो जनता के द्वारा ये सीधा सीधा वोट करने जाते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इसको वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट किया जाता है। वयस्क मताधिकार में 18 साल की आयु वाले लोग वोट करते हैं। 75,000 की जनसंख्या पर तकरीबन एक विधानसभा क्षेत्र को डिसाइड किया गया है। और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करेंगे तो आर्टिकल 173 ध्यान रखिएगा, भारत का नागरिक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए या फिर संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी अन्य योग्यता को, जो भी योग्यता बनाई जाएगी उसको वो धारण करता हो। चलिए, विधानसभा के अगर हम लोग कार्यकाल की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर ये 5 साल के लिए होता है। अब जितनी बातें हमने आपको लोकसभा के बारे में बतलाई है वो सारा यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए। अब वहाँ पर क्या था, मुख्यमंत्री, जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री है तो केंद्र में क्या था, प्रधानमंत्री था।
5 साल के पहले मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इसको भंग कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक के लिए संसद विधि द्वारा बढ़ाया जा सकता है और किसी भी अवस्था में आपातकाल की समाप्ति पर 6 महीने से ज्यादा तक ये नहीं रहेगा। विधानसभा के सदस्यों की अगर शपथ की बात करते हैं तो आर्टिकल 188 में है, तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ये सभी सदस्य राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में देखेंगे तो विधानसभा की कार्यवाहियों का जो कोरम होता है, कोरम को हमने आपको बताया था कितना होता है, 1/10 भाग होता है। और इसमें हमने पूरा आपको बता दिया है। विधानसभा के जो मुख्य रूप से 2 पदाधिकारी होते हैं, एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। ये बात आप देखे थे लोकसभा में भी। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल 178 में है और ये अपने सदन से ही ये चुने जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, तो पहली अधिवेशन से प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन से 5 साल के लिए इनका काम होता है। इससे पहले अगर त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को दे सकते हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना है तो वो अध्यक्ष को दे सकता है। ये बात आप यहाँ पर समझते रहिए। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको जो दिया गया है, विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है इनको पद से हटाए जाने का प्रावधान 179 में है। 14 दिन पहले सूचना देना होगा और सदन के जितने भी सदस्य होंगे उनके बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा इनको पद से हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा साधारण बहुमत होगा, विशिष्ट बहुमत नहीं होता है। विधानसभा भंग होने पर विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक नई वाली विधानसभा का गठन न हो जाए। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का जो निर्धारण होता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे तो विधान परिषद जो होता है वो दूसरा सदन होता है। इसी को हम लोग उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं। 169 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 169 में इस बात का प्रावधान है कि विधान परिषद जो है यानी कि उच्च सदन है, इसका गठन कैसे किया जाएगा यानी कि सृजन, और इसके बाद इसका टर्मिनेशन कैसे होगा, इन दोनों बातों को यहाँ पर दिया गया। विधान परिषद के उत्सादन यानी कि समाप्ति यानी कि इसको हटाने की जो बात है, इसका प्रावधान आपको कहां पर किया गया है, तो इसका प्रावधान जो है वो राज्य सृजन निर्माण करने की शक्ति जो है वो संसद के पास होती है। लेकिन वहां की जो विधानसभा है, मान लीजिए कि अगर राजस्थान में हमको एक नई विधान परिषद का गठन करना है तो विधानसभा जो है वो 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी और उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद संसद को भेजती है और संसद इसे साधारण बहुमत से अगर पारित करती है तो वहां पर विधान परिषद का गठन हो जाएगा। बहुत सिंपल इसका प्रोसीजर होता है। अब इसके बाद 179 में विधान परिषद के गठन की बात है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वहां की सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो जहां पर विधान परिषद है उस विधान सभा की जितनी सीटें हैं उसका 1/3, और किसी भी स्थिति में 40 से कम ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा था कि हम लोगों ने विधान सभा की जब बात किए थे तो विधान सभा वाली कंडीशन में आपने क्या देखा था, तो विधान सभा में कितनी होनी चाहिए, ये 500 से लेकर के 60 के बीच में होनी चाहिए। और जब आप विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/3 ऑफ विधानसभा, और इसमें मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो ये 40 होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये एक रेंज दिया गया है। विधानसभा की बात करेंगे तो मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, और विधान परिषद की बात करेंगे तो मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधानसभा, और मिनिमम की बात करेंगे तो 40 सीट हो सकती है। इसके बाद देखेंगे कार्यकाल इसका ठीक उसी तरीके से जैसे राज्यसभा का होता है, तो वहां पर भी सदन का कार्यकाल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको विघटित नहीं किया जाता, और इसके जितने भी सदस्य होंगे उसमें से 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक दूसरे साल जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। इस तरीके से इसका जो कार्यकाल होता है ये फिक्स नहीं है,
ये अस्थाई सदन के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन इसको भंग नहीं कर सकते, बट पूरी तरीके से आप इसको समाप्त कर सकते हैं। और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 ईयर के लिए होता है। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं तो ये एज आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा में 25 साल होता है और विधान परिषद के लिए 30 साल के लिए होता है। अब इसके बाद देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको विधान परिषद के सदस्यों के इलेक्शन की बात की गई है। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो इलेक्शन होगा वो आनुपातिक पद्धति के आधार पर, याद करिए जैसे राष्ट्रपति में बताए हैं उसी तरीके से होगा, लेकिन ये गुप्त नहीं बल्कि खुला मतदान होता है। ये दिखाना होता है कि आप वोट किसको कर रहे हैं। अब यहाँ पर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 1/3 ऑफ विधानसभा, उस 1/3 को अगर आप 100% मान लीजिए तब उसका 1/3 सदस्य जो होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। इसके बाद में 1/3 सदस्य एक निर्वाचन अस्थायी निकायों के द्वारा किया जाता है, जैसे जिला बोर्ड होते हैं, नगर पालिका होती हैं, इन सभी के द्वारा। कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों के द्वारा होता है और इसमें वही शिक्षक भाग लेगा जो 3 साल से माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य कर रहे होंगे। और कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य जो होगा वो निर्वाचन स्नातक छात्रों के द्वारा, इसमें वही छात्र भाग लेगा जिसको स्नातक की उपाधि धारण किए हुए 3 वर्ष का समय बीत चुका होगा। कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य जो होगा वो राज्यपाल नॉमिनेट करता है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन में विशेष योगदान को देने के लिए। यहाँ पर भी 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है और दूसरा उपसभापति। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये होता है, सभापति और उपसभापति जो होता है वो कहाँ से चुने जाते हैं, अपने सदन से ही चुने जाते हैं। जबकि आपने देखा था राज्यसभा के संदर्भ में कि वहाँ का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति ही वहाँ का सभापति होता है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का काम कितना होता है, कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। 6 साल के पहले भी सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को ये सौंप सकता है और पदमुक्त हो सकता है। अब यहाँ से पद से अगर हटाना है तो 14 दिन के पहले इनको लिखित सूचना देना होगा। विधान परिषद के जितने समस्त सदस्य हैं उनके बहुमत से एक प्रस्ताव अगर पारित कर दिया जाए तो ये पद से हटा दिए जाएंगे। अब इसके बाद में देखेंगे तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा साथियों वो होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से बात हम लोगों को अपने अगली क्लास में करनी है आर्टिकल 148 से 151 तक। अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करिए, संस्थान के चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।